ध्रुव राठी सिक्के का एक पहलू दिखाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ स्कैम। इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपोज मोदी। ऐसी वीडियोस कई लिबरांडू यूट्यूबर्स बना के हमें भ्रमित कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। आम जनता को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। क्या सच में ध्रुव राठी सिक्के का एक पहलू दिखाता है? क्या सही में ध्रुव राठी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है? क्या हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या सच में ध्रुव राठी सिक्के का एक पहलू दिखाता है? मैंने ध्रुव राठी की वो सभी वीडियो देखी है जो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। जैसे कि सबसे पहला वीडियो था द डिक्टेटर। इस वीडियो में मैंने कई सारी चीजें ऑब्जर्व की, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि इस वीडियो में कुछ गलत है। लेकिन कई सारे लोगों को लगता है कि ध्रुव राठी जो है सिक्के का एक पहलू दिखाता है। अगर वो सिक्के का एक पहलू दिखा रहा है तो दूसरा पहलू क्या है? अगर आप ये सोचते हैं कि ध्रुव राठी जो है सिक्के का एक पहलू दिखाता है, तो आप जो है उसका दूसरा वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर देखिए। उसमें बताया गया है कि बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। अब ये सीधी सीधी बात है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ये सिक्के का एक पहलू है, तो इसका दूसरा पहलू क्या है? अगर आप कहेंगे कि इसका दूसरा पहलू ये है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी, ऐसा है, तो ये रीजन नहीं है। अगर इसका कोई दूसरा पहलू है तो वो जिसने ये चंदा लिया है उसे आकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर उन लोगों ने 250 करोड़ रुपया चंदा जो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है उससे क्यों लिया। और इतना ही नहीं, और कई सारी कंपनियों से इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों का चंदा लिया, जो कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड वाले वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कुछ ऐसा ही हुआ। चंदा देने के बाद उन्हें कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, कई सारी चीजें होने लगी। जो चंदा नहीं दे रहा था उनके घर पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ने लगी। क्या ये सब सिक्के का एक पहलू है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सिक्के का एक पहलू नहीं है, बल्कि सच्चाई ही यही है। दूसरा सवाल यह आता है कि क्या सच में ध्रुव राठी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है अपनी वीडियो से, अपनी बातों से? तो देखो, बात यह है कि ध्रुव राठी जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें जो है, ये कोई रिपोर्टर जो जेन्युइन रिपोर्टर है, जो गोदी मीडिया का रिपोर्टर नहीं है, जो जेन्युइन रिपोर्टर है, वो ये सारी चीजें एनालाइज करके लेकर आता है और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का ही वीडियो देखेंगे तो उसमें कहां से कौन कौन सी पार्टी ने चंदा लिया है, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अगर जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो उन्हें समझना पड़ेगा, अपनी अंधभक्ति वाली आंखें खोलनी पड़ेगी, अपने जमीर को जगाना पड़ेगा। एक बार आप सारी चीजें भूलकर सिर्फ न्यूट्रल होकर सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने 10 सालों में बहुत कुछ कर दिया। कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत कुछ किया, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें बनाई, जो कि अभी उसे बीजेपी बेच रही है। इस समय आपको बीजेपी का काम बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि 2020 के बाद इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा है। कई सारे लोगों के पास इंटरनेट पहुंच चुका है, या कह सकते हैं कि सभी लोगों के पास इंटरनेट पहुंच चुका है। तो छोटी से छोटी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया है। जैसे कि अगर मोदी जी गिर भी जाएं तो उसको भी रिपीट दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उस समय पर इंटरनेट इतना तेजी से नहीं फैला हुआ था, इसलिए उनके काम आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और ना ही उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी। आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कैसी कैसी चीजें बताई जाती है, जो सच नहीं है वो भी तेजी से धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा है। हर पार्टी में आपको करप्ट लोग मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में आपको सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिलेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस भाषण का हम आपको वो पैराग्राफ बताएंगे जिसमें ये कथित विवादित लाइन है, ताकि आप संदर्भ समझ सकें। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह
SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। अगर इस बार इनकी सरकार आई तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के पार्टी के 5 विधायकों ने कहा है कि हम इस बार अगर 400 पार कर लिए तो हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और अगर इस बार इनकी सरकार आई तो उसके बाद फिर इलेक्शन कभी नहीं होगा, लाल किला के ऊपर चढ़कर हेट स्पीच दिया जाएगा। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें कही है निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। चलिए, इतनी सारी बातें हो ही रही है तो ये बात कर लेते हैं कि इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या काम किया। सबसे पहले ये लेकर आए नोटबंदी। इनका कहना था कि हम जितना काला धन है वो बाहर से निकाल लाएंगे और हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। पर क्या ये हुआ? इनके नोटबंदी करने की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है गरीबों को, मजदूरों को। घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, लोगों का वक्त बर्बाद होता था। बात रही काले धन की तो इससे कुछ हासिल नहीं हुआ इनको। दूसरा, इन लोगों ने काम किया GST को लाकर, इससे जितने छोटे मोटे दुकानदार थे उनको नुकसान हुआ। अब आप खुद देखिए कि इस देश में एजुकेशन के ऊपर 18% GST लग रही है, वहीं अगर आप डायमंड परचेज करते हैं तो आपको 3% GST देनी पड़ती है। और वहीं सरकार कहेगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और GST भी 18% लगा रही है। ये लोग CAA लेकर आए, NRC लेकर आए, इन सभी चीजों से आम जनता को परेशानी हुई है। हमारे देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इनका कहना है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह से लोगों को इंडिया लाना चाहते हैं और उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप देना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अरे जो अपने देश में पहले से लोग हैं, पहले उनको रोजगार दो, फिर बाहर से लोग लेकर आओ। अगर आप एक अंधभक्त हैं तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। एक टाइम था जब सोनम वांगचुक बीजेपी के कामों की सराहना करते थे, उन्हें अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आज खुद सोनम वांगचुक 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं धरने पर बैठे हुए हैं 6 शेड्यूल को लेकर, जिसका वादा बीजेपी सरकार ने किया था, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। जो हमारी दलाल गोदी मीडिया है वो बेफिजूल की चीजों को तो बहुत दिखाएगी, बेकार की चीजों को तो बहुत दिखाएगी, लेकिन देश के जो असल मुद्दे हैं, लद्दाख, मणिपुर, इनके बारे में वो बात नहीं करेगी। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह? अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन आम खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आलू, आम, केले और रात में मिठाई, आलू पूरी और फ्रूट चाट खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रोज आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बाजा। क्यों? क्योंकि इनको दलाली करनी है, नेताओं के तलवे चाटने हैं। अगर ये सच बोलने लगे तो इन्हें ये दलाली वाली पेमेंट कैसे आएगी? अब एक बात और आती है कि क्या सच में हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? तो देखो, जो चीजें देश में हो रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। अपोजिशन पार्टी को जेल में डाल देना, उनके अकाउंट को फ्रीज कर देना, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि देश जो है सच में एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई पार्टी सच में इतनी पावर में आ जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, तो ये समझ जाइए कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये लोग खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि अगर इस बार हमारी सत्ता आ गई तो हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, तो आप समझ जाइए कि सच में देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। 2014 से पहले जब रुपया गिरता था तो यही जो है हमारी भाजपा की सरकार है, यही चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि रुपये का गिरना जो है सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है।
2014 से पहले $1 58 रुपए के बराबर था और आज जो है $1 83 रुपए के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अब ये नहीं बोलते हैं। आप इस बात पर गौर करो कि जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ने वाली रहती है या रेड पड़ती है, वो लोग तुरंत ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद से उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई रेड नहीं, कुछ नहीं। मतलब बीजेपी की वॉशिंग मशीन इतनी खतरनाक है कि वह लोगों को जुर्म तक धुल दे रही है। भाजपा की सरकार ने कहा था कि भाई और बहनों, हम इस देश से गरीबी को मिटा देंगे, लेकिन हाल कुछ ऐसा है कि अब यह देश से गरीबों को ही मिटा रहे हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो या फिर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाना हो। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर टूट रहा है। किस क्लास में हो? किस क्लास में बेटा? पहले शांत हो। किसान उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं जिनका वादा इन लोगों ने किया था एमएसपी के ऊपर, और फिर उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज करवाई जा रही है। जो लोग 50-50, 60-60 सालों से किसी जगह पर रह रहे हैं, उनका लाइट बिल आ रहा है, उनका पानी का बिल आ रहा है, उनकी सारा चीज क्लियर है, उस जगह को ये अवैध बताकर कैसे तोड़ सकते हैं? क्या यह तानाशाही नहीं है? भाजपा में ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं। आप ये वीडियो देखिए, इसे भाजपा ने अपना टिकट दिया है। आप ये सुनिए कि बेरोजगारी कैसे कंट्रोल करेंगे। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? देखा आपने, ये है भोजपुरी इंडस्ट्री के निरहुआ। इनका कहना है कि बेरोजगारी रोकना है तो आपको बच्चे पैदा करने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने तो बंद कर दिए। ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं, जबकि निरहुआ के खुद 3 बच्चे हैं और इन्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। इस फेको सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले कुछ काम किया भी है कि नहीं, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। चलिए बात को समझाते हैं। कॉलेज, किसके राज में कितना विकास? बीजेपी के 4 साल 81 कॉलेज, तो कांग्रेस के 4 साल 210 कॉलेज, जिसमें से 94 महिला कॉलेज रहे। बीजेपी के 4 साल 1 कृषि कॉलेज खुला और कांग्रेस के 4 साल 42 कृषि कॉलेज। बीजेपी के 4 साल में 0 आयुष हेल्थ केयर सेंटर, 0 ब्लॉक आयुष अस्पताल। विकास का 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बीजेपी के 4 साल में और कांग्रेस के 4 साल में 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। बीजेपी के 4 साल में 16,792 करोड़ रुपए और कांग्रेस की बात करें तो मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए, 5,345 करोड़ रुपए बीजेपी के और कांग्रेस के 20,722 करोड़ रुपए बुजुर्ग पेंशन की। बीजेपी के 4 साल में दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ रुपए रहा, तो दिव्यांग पेंशन कांग्रेस की समय 2,170 करोड़ रुपए रहा। शिक्षा की बात करते हैं, कोई नया प्राइमरी स्कूल बीजेपी के 4 साल में नहीं, बल्कि 266 नए प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के 4 सालों में खोले गए। इनके नेताओं से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, किसी मुद्दे पर बात की जाती है, तो सीधा कहते हैं कि आप राम मंदिर को ही ले लीजिए। ये क्या बात हुई? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैनिफेस्टो यहाँ पे आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है, बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, आप यूपी में हमने जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। और अगर आप कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, हम जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वही करते हैं। हमने मैनिफेस्टो में आप लोग जवाब सुनने के लिए जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। संबित जी आपसे सवाल। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए संबित। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इसे डाइवर्ट या तो तुम्हें जवाब आता नहीं है या तो तुमने कुछ काम किया नहीं है, तो जवाब कहाँ से दोगे? इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में दिखाई गई सारी चीजें सही नहीं है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं सही क्या है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लग रहा है कि डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो एक्यूरेट डाटा भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।